हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या किसी भी संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत आने वाले समसामयिक रुझान क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं और उनकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं उन पर डिस्कस करेंगे। संगठन शुरुआत में जो भी रहा, धीरे धीरे वो बदलता गया। हमारे कल्चर का और मल्टीनेशनल कंपनियों का, टेक्निक्स का और बहुत सारे जो गुणवत्ताएं बढ़ती गई, उनके कारण एक संगठन में और संगठनात्मक व्यवहार में परिवर्तन आता गया। संगठनात्मक व्यवहार में अगर हम उभरते हुए रुझान की चर्चा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन की व्याख्या कर देते हैं, ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया एक हो जाना। फिर संगठनात्मक व्यवहार में दूसरा है पॉइंट, उभरते रोजगार के रिश्ते। मतलब हर संगठन, चाहे वो छोटे संगठन हो या बड़े संगठन, वो अब नए नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। कार्यशैली बदल रही है, कार्यबल बदल रहा है और ज्ञान प्रबंधन यानी जो टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सब कुछ संगठन व्यवहार को चेंज कर रहे हैं और संगठन व्यवहार में या ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संगठन में एक पॉजिटिव चेंज और परिवर्तन आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 3 जो रुझान हैं उनका हम डिटेल करते हैं। पहला तो ग्लोबलाइजेशन मैंने बताया। प्रश्न का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और उभरते प्रवृत्ति के मजबूत रूप में नहीं हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन जो है, मैंने आपको बताया अभी कि ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया के साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल संबंध स्थापित करना। दूसरा है प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया। फिर तीसरा है कार्यबल में बदलाव। अब ओबी के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियां भी हैं। पहला है कार्यबल की विविधता। संगठन तेज़ी से महानगरीय बन रहे हैं, अर्थात संगठन जो हैं वो अपने विस्तारित रूप में बढ़ते जा रहे हैं। संगठन विशेषज्ञ को विविध व्यवहारों के साथ रहना सीखना चाहिए। प्रबंधकों को विविधता का सम्मान करना सीखना चाहिए। यदि विविधता को सकारात्मक रूप से प्रबंधित किया जाता है तो संगठन में रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ाता है और साथ ही समस्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करके बेहतर निर्णय लेना सुनिश्चित करता है। जब प्रबंधित नहीं किया जाता है तो विविधता बढ़े हुए कारोबार की ओर ले जाती है। और कार्यबल विविधता जो, इसका ओवरऑल एक बताती हूँ कि कार्यबल की विविधता जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या आज के संगठन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। फिर परिवर्तित कर्मचारी की उम्मीद है, ग्लोबलाइजेशन अगेन एंड अगेन। चौथा, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो जो उत्पादकता और गुणवत्ता यानी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें सुधार आ रहा है। 5वां है
पांचवें चैलेंज में अगर हम देखते हैं कर्मचारियों की जनसांख्यिकी को बदलना। कार्यबल की बदलती जनसांख्यिकी से प्रमुख चुनौती दोहरे कैरियर वाले जोड़ों से संबंधित है। पेयर जहां दोनों साथी पेशेवर करियर का सक्रिय रूप से पीछा कर रहे हैं, दोहरे करियर पेशे की संख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। एक बार संगठनात्मक व्यवहार के मुख्य चुनौतियों को हम और भी विविधता के साथ डिफाइन करेंगे, उसको और भी परिभाषित करके अच्छी तरह से समझाएंगे। पहला है पीपल्स स्किल में सुधार, इम्प्रूविंग पीपल स्किल। व्यावसायिक क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन तेज गति से होते हैं। जब तक कर्मचारियों और अधिकारियों को उन परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक कौशल रखने के लिए सुसज्जित नहीं किया जाता, तब तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कौशल की दो अलग अलग श्रेणियां होती हैं। पहली कौशल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें प्रबंधकीय कौशल और तकनीकी कौशल दोनों ही शामिल होते हैं और दोनों एक समन्वित रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार। गुणवत्ता एक वह सीमा है जिस पर ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं का मानना है कि उत्पाद या सेवा उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पार करती है। जैसे एक ग्राहक जो ऑटोमोबाइल खरीदता है, उसकी एक निश्चित अपेक्षा होती है, जिससे वह यह है कि ऑटोमोबाइल इंजन चालू होने पर शुरू हो जाए। गुणवत्ता और प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ अच्छी गुणवत्ता अगर कोई संगठन उपलब्ध कराता है तो वह संगठन निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव होता है। TQM, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही किसी भी संगठन को सफल बनाता है और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए TQM का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है। TQM के जो कंपोनेंट्स हैं वो है, पहला ग्राहक पर ध्यान देना। किसी भी संगठन में सिर्फ संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तो जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी खुशी का और संतुष्टि का ख्याल रखा जाता है। निरंतर सुधार के लिए चिंता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन में लगातार एक मॉडिफिकेशन, चेंज, समय के हिसाब से चेंज, उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज और उसमें नए नए सुधार करने के लिए कटिबद्ध रहता है। तीसरा है संगठन द्वारा किए जाने वाले हर चीज़ की गुणवत्ता में सुधार। संगठन अपने लेवल पर अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना चाहिए। सटीक माप और कर्मचारियों का सशक्तिकरण, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। वैश्वीकरण पर प्रतिक्रिया। ग्लोबलाइजेशन, जैसा मैंने बताया, आज का व्यवसाय सीमित न होकर के असीमित है। विश्व भर में बिना किसी सीमा और बिना किसी बाउंड्री के फैल चुका है। लोगों का सशक्तिकरण मुख्य मुद्दा या मुख्य एक एम कह सकते हैं। कर्मचारियों के निचले स्तर के कैडर को अधिक शक्ति
और जिम्मेदारी सौंपना है, और उनके प्रोग्राम्स हैं, उनके संचालन है, प्रोसीजर्स हैं, और उनके काम से संबंधित समस्याओं को हल करने के तरीके के बारे में विकल्प बनाने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कर्मचारियों को काम से संबंधित निर्णय में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने से काम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में वृद्धि होगी। सशक्तिकरण को उन कर्मचारियों के प्रभारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वे किसी प्रकार का स्वामित्व प्राप्त करते हैं। अर्थात एक इसका समरी है कि सिर्फ कर्मचारियों के लोअर लेवल के भी जो कैडर हैं उनको सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं सौंपना, उनको उनकी शक्ति या और पावर भी देना ताकि वो अच्छी तरह से कार्य कर सके, हर समस्या को सॉल्व कर सके, मोटिवेट हो सके, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और उस संगठन या कंपनी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा सके। फिर है कोपिंग विद टेम्परनेस। कोपिंग यानी एक एडजस्टमेंट और समन्वय हर कंपनी की एक बेसिक नीड होती है। प्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा है, मैनेजमेंट में सुधार हो रहा है, फैशन लेवल चेंज हो रहे हैं, तो परिवर्तन जो भी चेंज हो रहे हैं उनको कंपनी सिर्फ एडॉप्ट ही नहीं कर रही है, उसके अनुसार एक कोपिंग भी, समन्वयन भी कर रही है। निरंतर सुधार हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले कंपनीज़ में या संगठन में टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी ज़्यादा, अब नई नई मशीनें आ रही हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हो रहे हैं, और तमाम तरह के जो कुछ भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सब कंपनी एडॉप्ट कर रही है। इसके बाद है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज। आज के संगठन को नए नवाचार यानी इनोवेशन, नई नई चीज़ों को, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए और वो चेंज की कला में कुशल होना चाहिए। जब तक कोई भी कंपनी या संगठन परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करती है या नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वो इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर हो सकती है और पीछे हो सकती है। फिर है इमर्जेंस ऑफ ई ऑर्गेनाइजेशन एंड ई कॉमर्स। अब हर संगठन इलेक्ट्रॉनिक मोड से जुड़ गया है। इसमें वेबसाइट पर अपने प्रोडक्शन प्रस्तुत करना, ऑर्डर फिल करना, उसको हाईलाइट करना, एडिंग करना, व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मीडिया का ध्यान ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ खींचना और प्रचार करना, ये अब संगठन का एक नियमित रूटीन हो गया है। इस प्रक्रिया में प्रोडक्शन है, सेवाओं की मार्केटिंग, बिक्री, सब कुछ इंटरनेट पर की जाती है। ई कॉमर्स में इंटरनेट पर ख़रीदारी करने वाले लोगों की संख्या में ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग जब से बढ़ी है तो इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों की संख्या में भी ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ है। ऑनलाइन सामान खरीदना, बिक्री करना, ऑर्डर सप्लाई करना, ये सब चीज़ों ने एक संगठन के प्रारूप और परिभाषा को ही परिवर्तित कर दिया है। तमाम तरह की ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाएं हैं, फ्लिपकार्ट है और भी मेनी अदर्स। नैतिक व्यवहार में सुधार। Improving ethical behavior is very important in organization and
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्यावसायिक संचालन में जटिलता कार्यबल को नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए मजबूर कर रही है, जहां उन्हें अपनी निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के लिए सही और गलत आचरण को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर किसी रसायन कंपनी के कर्मचारी को सीटी बजानी चाहिए या एक सिग्नल देना चाहिए, तो वे इसके जो भी अपशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, नदी में प्रवाहित करने को उजागर करते हैं, जो इसके जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहे हैं। हर संगठन को अपने नैतिक मानदंड निश्चित करने होंगे। सिर्फ अपने कर्मचारियों के प्रति ही नहीं उनके नैतिक मानदंड होने चाहिए, वो अपने कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को और ग्राहकों के प्रति भी उनके अपने कुछ नैतिक कर्तव्य होने चाहिए, ताकि वो उनका पूरा विश्वास पा सके, अपने ग्राहकों का, अपने कंपनी कर्मचारियों का, जो संगठन की सेवा में तल्लीन रहते हैं। ग्राहक सेवा में सुधार, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें ये देखना होता है कि कर्मचारियों का व्यवहार और जो उनके तरीके हैं वो ग्राहकों की संतुष्टि से किस तरह से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट आदि टेक्निक्स का सहारा लेकर के प्रोडक्ट का जो अब इस्तेमाल होने लगा है और एडिंग होने लगी है, उसमें ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए बिक्री है और बिक्री के बाद की सेवा भी जो दी जाती है, उन सब में एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हम जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस संगठन का उद्देश्य सिर्फ बिक्री करना ही नहीं है, बल्कि ग्राहकों की पूर्ण संतुष्टि भी उसका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए। कर्मचारियों के कार्य जीवन संघर्षों को संतुलित करने में सहायता करना, हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। 1960 या 1970 के दशक में विभिन्न कर्मचारियों ने शुक्रवार के माध्यम से सोमवार को कार्यस्थल पर मतलब एक संडे की एक छुट्टी, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी के लिए संघर्ष किया था और काम 8 या 9 घंटे का समय मांगा था। उस समय कार्यस्थल और घंटे निर्दिष्ट कर दिए गए थे। कर्मचारी हालांकि आज तेज़ी से शिकायत कर रहे हैं कि काम और गैर कार्य समय के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, जिससे व्यक्तिगत स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो इस बात पर किसी भी संगठन को ध्यान देना चाहिए कि कर्मचारी हैं, अगर उनकी ड्यूटी 9 से 5 है, ए शिफ्ट ड्यूटी है, बी शिफ्ट ड्यूटी है या सी टाइप ड्यूटी है, तो उस ड्यूटी के अतिरिक्त उनसे और एक्स्ट्रा लोड वर्क न लिया जाए, क्योंकि ये उनके एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इंटरप्ट करता है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल माइंड सेटअप के साथ कोई भी कर्मचारी न तो संगठन में सहयोग कर सकता है और न ही अपने घर में सही ढंग से मैनेज कर सकता है। फ्लैटनिंग वर्ल्ड। इंटरनेट ने दुनिया को फ्लैटन कर दिया है और एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसमें सूचनाओं के पहुंच के मामले में हम बहुत क्विक हो गए हैं। सूचना तक इस पहुंच ने एक नए इनोवेशन को जन्म दिया है, क्योंकि ज्ञान को समय, क्षेत्र और संस्कृति में तुरंत साझा किया जा सकता है। इससे प्रतिस्पर्धा तो बढ़ी है, क्योंकि व्यापार की गति हर समय तेज़ी से बढ़ती ही
जा रही है। तो इंटरनेट आने के बाद संगठनों में एक सिर्फ ट्रेडिंग टेंडेंसी ही प्रोग्रेस में नहीं आई है, बल्कि हर तरह से प्रगति ही हुई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमने देखा है वो जो भी हमारे संगठनात्मक व्यवहार में रुझान है या फिर संगठनात्मक व्यवहार में जो भी समस्याएं और चुनौतियां आती हैं उसको मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में और भी पढ़ेंगे। रंगोली रंगोली हाँ देखो स्टॉप हो गया है। नहीं स्टॉप नहीं हुआ, करो।